नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज मैं 2023 में जो एनुअल परीक्षा मैट्रिक की हुई थी, साइंस थ्योरी विज्ञान सैद्धांतिक की जो परीक्षा है, इसका मैं उत्तर आप लोगों को आज बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे, किस प्रकार का पैटर्न से प्रश्न पूछता है। तो ये देखिए 2023 का एनुअल का परीक्षा है। इसमें आपको विज्ञान साइंस का मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि आप पहले से समझ लें कि प्रश्न पुस्तिका बी के प्रश्न विषयनिष्ठ है, यानी कि सब्जेक्टिव है, और यह प्रश्न उत्तर पुस्तिका है। प्रश्न पुस्तिका ए बहुविकल्पीय, जो कि इसमें नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो था। तो आपको मैं बता दूं कि हर बार जब भी मैं कोई विषय का क्वेश्चंस पेपर डालता हूं, मैं बताता हूं कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। आपका जो है इस बार 50 नंबर का रहेगा आपका सब्जेक्टिव, और 30 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 20 नंबर का आप लोगों का प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा होगा। टोटल 100 अंक। तो जो पिछले 2023 में पूछा था प्रश्न, वह 40 अंक को, देखिए ये 40 अंकों का पूछा था, लेकिन इस बार कितना हो जाएगा, 50 अंक। इस बार आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में मिलाकर 50 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और 30 अंक के आपके जो है वह ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपकी परीक्षा समाप्ति के उपरांत अपने अपने विद्यालयों में। तो दूसरा नंबर है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। इसका मतलब हुआ कि आप टोटल किताबी भाषा को छापना नहीं है, आप अपने शब्दों में देना है आपको। 30 है कि इस प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में खंड 3 है, खंड ए, खंड बी और खंड सी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 7 जो है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि 7 में से आपको 5 ही बनाना है, और प्रत्येक का जो है सो वह 40 शब्दों में उत्तर देना है। यह 2 अंक का है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 18 से 14 जो है वह 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी 7 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, और यह 3 अंक का है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15 से 19, ये 5 प्रश्न रहेगा, इसमें से किन्हीं 3 का है उत्तर देना है, और ये 5 अंक का रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखता है जहाँ कहीं भी चित्र आवश्यक हो उन्हें स्वच्छता के साथ स्पष्ट रूप में खींचिए। तो मैं अब आता हूँ पहला प्रश्न, जो कि फिजिक्स से है, भौतिकी विज्ञान से है, भौतिक विज्ञान से, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और यह 2 अंकों का प्रश्न है। इसको आप लोग अपने आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आ रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इस बार निकट दृष्टि दोष पूछा है। हो सकता है कि आपका 2024 में दूरदृष्टि पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर जस्ट इसका विपरीत होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों पर तरफ बराबर रखते हैं, यानी संतुलित करते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम यह कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनाना वस्तुतः जनन की मूल प्रक्रिया है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप डीएनए की 2 प्रतिकृति बनती है। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अतः कोशिका की उत्पत्ति के लिए डीएनए प्रतिकृति बनाना आवश्यक है।
छठा नंबर का क्वेश्चन है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जटिल पदार्थों को सूक्ष्म अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी अवशोषित कर लेती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, भूमिगत जल के कोई 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। पहला लाभ है, भूमिगत जल का प्रयोग नलकूप और कुएं के माध्यम से पीने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें लाभ पहुंचता है। दूसरा है, कृषि कार्यों में भी इसका इस्तेमाल कर लाभ की प्राप्ति होती है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। ये सेक्शन बी है और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक बनाना है, जिसमें 3 मार्क्स है आपका, लेकिन इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण लिखेंगे, दूसरे तरफ उत्तल दर्पण लिखेंगे। पहला जो पॉइंट होगा, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, इधर हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। तीसरा है आपका, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है, और इधर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। चौथा पॉइंट है, इससे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इधर हो जाएगा इससे अपसारी दर्पण कहते हैं। और भी हम लोग लिख सकते हैं, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, इधर हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप रहता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णित सबसे कम होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश ही हमारी नेत्रों तक पहुंच पाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को संतुलित कर लिखिए। तो इसमें पहला जो है आपका H2 + Cl2 = है आपका HCl। तो यहाँ पहला इसको संतुलित करके देखते हैं। H2 प्लस क्या है, Cl2 HCl। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन का 2 एटम है और क्लोरीन का भी यहाँ 2 एटम है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 डाल देंगे, जिससे आपका हाइड्रोजन का 2 हो गया और क्लोरीन का भी 2 हो गया, इस बैलेंस हो गया। दूसरा है आपका सोडियम प्लस जल H2O = है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम का परमाणु 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है 1 है। तो असंतुलित कौन है आपका, हाइड्रोजन है, इधर 2 है, इधर 2 और 1 3 है। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो 2 और 2 हाइड्रोजन बनकर हो गया 4। तो यहाँ पर भी हम 2 कर दिए, तो ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया और सोडियम आपका यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 डाल दिए, ठीक है। तीसरा है आपका MnO2 + HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O। तो यहाँ देख सकते हैं मैंगनीज Mn 1 है, इधर भी 1 परमाणु हुआ, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ 1 है। तो पहले ऑक्सीजन को कर लेते हैं, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन आपका 4 हो गया और क्लोरीन भी 4 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 4 डाल देते हैं। मैंगनीज 1 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, क्लोरीन का आइटम 4 है इधर,
इधर भी आपका 2 2 4। तो इस तरह ये हम लोग बैलेंस कर लिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा क्या है और आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। पहला है आपका एथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, दूसरा है आपका प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन और तीसरा है मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ बोला एथेन से व्युत्पन्न एल्डिहाइड, मतलब हमें एथेन में जोड़ना है आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये हो गया आपका CH3CHO यानी मेथ एथेनल हो गया, और ये हो जाएगा उसका संरचना सूत्र। उसी तरह आपका प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन, यानी प्रोपेन का एक हाइड्रोजन एटम हटा करके हम कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह जोड़ देंगे। तो इस तरह हो जाएगा आपका C2H6CO यानी प्रोपेनॉन, और ये हो जाएगा उसका प्रोपेनन मेथ एथ प्रोपेनन का संरचना सूत्र। तीसरा है आपका मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी मेथेन का एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके वहाँ में जोड़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH। तो ये हो जाएगा आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया मेथेनिक अम्ल। आइए देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। इस 13 नंबर का क्वेश्चन है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह सीधे रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है, जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। श्वसन दर तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन परिवर्तनों के कारण हमारा शरीर असामान्य एवं संकटग्रस्त परिस्थिति में निपटने में सक्षम हो जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। तो ऊर्जा का आदर्श स्रोत वह है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण है प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा प्रदान करें। दूसरा है ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए। तीसरा है आपका इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सके। चौथा है ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को क्षति कम से कम होना चाहिए। छठा है आपका ऊर्जा सस्ती होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग खंड सी में, सेक्शन सी में। यहाँ है आपको यहाँ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक 5 अंक का है और 15 से 19 तक आपका तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पार्श्व क्रम संयोजन, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरा है इसका प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। आइए देखते हैं उसका व्यंजक। तो इस तरह से एक हम विद्युत परिपथ बनाएंगे। यहाँ 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3। सभी का प्रथम छोर एक बिंदु पर, अंतिम छोर एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है, जो कि पार्श्व क्रम में है। यहाँ V वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और इधर आपका विद्युत धारा आई जा रहा है और पॉइंट ए पर विद्युत धारा पहुंचने के बाद ये 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, जो कि I1, I2, I3। यानी प्रतिरोध R1 से आपका करंट I1 जा रहा है
और R2 से आपका I2 पास कर रहा और R3 से I3 और सभी ये करंट B पॉइंट पर मिल रहा, तो टोटल करंट फिर आपका आउट हो रहा I। तो यहाँ पर ऐसे हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में संयोजित है। साथ ही V वोल्ट का बैटरी आरोपित करके परिपथ से मुख्य धारा I प्रवाहित की जाती है, जो क्रमशः I1, I2 तथा I3 में विभक्त हो जाती है। तो इसीलिए जो करंट हम लोग का टोटल करंट I था वो I1, I2, I3 में पॉइंट A पर डिवाइड हो रहा था। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गया आपका समीकरण 1। ओम के नियम अनुसार R1 प्रतिरोध के छरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा, तो हम लोग जानते हैं I बराबर V/R होता है। तो R1 के बीच का प्रतिरोध R1 के बीच का जो विभवांतर है वो VA माइनस VB है, तो इसलिए I1 बराबर होगा VA माइनस VB/R1। इसी तरह R2 प्रतिरोध के छरों के बीच प्रवाहित होने वाला धारा I2 VA माइनस VB/R2। उसी तरह R3 प्रतिरोध के छरों के बीच प्रवाहित होने वाला धारा I3 VA माइनस VB/R3। यह हो गया समीकरण 3। इसी तरह समीकरण 1 ये हो गया आपका, ये हो जाएगा समीकरण 1। ये ये 1 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह हम समीकरण क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, तो ये हो गया I1, I2, I3 और यहाँ VA माइनस VB सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ आएगा 1/R1 बचेगा, यहाँ 1/R2 और 1/R3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। I1, I2, I3 को समीकरण 1 से हम I लिख सकते हैं। तो इस तरह यदि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R प्रतिरोध के छरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर VA माइनस VB/R होगा। अब समीकरण 4 और 5 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1/R बराबर, यदि I बराबर है तो VA माइनस VB/R ये इक्वल होगा RHS। LHS इक्वल है तो RHS मस्ट बी इक्वल, तो इसलिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो 1/R बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा होती है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे हम लोग के पास एक आपका सोलेनोइड मान लेते हैं, ये आपका कोई अचालक पदार्थ है और इसमें तार को हम लिपेट देते हैं और दोनों सिरों को लाकर हम लोग एक क्या करेंगे, बल्ब में इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके आसपास में हम एक चुंबक लाएंगे और चुंबक को क्या करेंगे, हम लोग अपेक्षित गति में लाएंगे, गति करेंगे, मोशन में लाएंगे, ऊपर नीचे या दायां बायां कुछ भी करें। उससे क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा परिवर्तन होने से क्या होगा, उसका चुंबकीय फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने की वजह से यहाँ अपने आप एक करंट प्रवाहित होगी। इसी को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा और इस घटना को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका अगला भाग आप लोग कर लीजिएगा, ये प्रयोग वाला। अगला क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो धातु एवं धातु के 3 भौतिक गुणों के अंतर हो गया। धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होती है। आघातवर्ध का मतलब हो गया, जैसे कोई धातु है उसको हम लोग पीट करके, हथौड़ा से पीट करके पतली चादर के रूप में फैला सकते हैं। और तन्य हो गया, जैसे हम लोग कोई धातु है उसको हम लोग तार बना सकते हैं, पतला तार बना सकते हैं, वो तन्यता होती है। अधातु को इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। अधातु आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है, वो भंगुर होती है।
दूसरा हो जाएगा आपका धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन को छोड़ करके, अब वो बाद में आयोडीन हो जाएगा। तीसरा आपका धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, अपवाद सीसा को छोड़कर। तीसरा है आपका धातुएं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती है, अपवाद ब्रोमीन को छोड़कर। ये था आपका भौतिक अंतर, ये रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। धातुएं विद्युत का धनात्मक होती है, जैसे Na+, Ca++, Mg2+। अधातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती, जैसे Mg प्लस ऑक्सीजन मिलकर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, H+O2 यानी CO2, कार्बन प्लस ये CO2, ये अम्लीय है। और MgO, CaO ये क्या है, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आप लोग कर लीजिएगा। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न का सॉल्व नहीं कर पाए, आप लोग देख लीजिएगा, समय का अभाव था। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2024 में जो परीक्षा होगी तो 2023 से हूबहू प्रश्न नहीं पूछेगा, ये सिर्फ एक पैटर्न है। 2022 में जो पूछा था वो पूछने की संभावना बिल्कुल है। तो आप जो हो सो 2022 का परीक्षा जो आप प्रश्न है मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 2022 का प्रश्न मिल जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर 2022 का डालिए, 22 का डालिए। 22 का तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, और आप मेरे यूट्यूब चैनल में 2022 का ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न पुस्तिका उसमें है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।